some students from other batches. All right. So recording यहाँ पे start हो चुकी है. So let me start the screen share. ये हमारी थी आखिरी स्लाइड. यहाँ पे हमने सब कुछ समझ लिया था बेटा. यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे आपको अगर किसी को पेशेंट को अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर का कंसर्न हो तो आप उसे कैसे जाके उसको आप कंट्रोल कर सकते हो बाय टारगेटिंग द ACE. अगर आपकी मेडिसिन जाके उसे टारगेट करिए तो आपका हाइपरटेंशन का कंसर्न यहाँ पे कम हो सकता है. अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे एक और हार्मोन की जो आपका आ रहा है आपके हार्ट से. सो याद रखना यू हैव अ हार्ट एंड हार्ट के आर्टरिया से आपका एक हार्मोन आता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय arterial natriuretic factor. इसको आप शॉर्ट में इवन याद रख सकते हो एज ANF. इसको आप शॉर्ट में इवन याद रख सकते हो एज ANF. याद रखना आपका आर्टिया से आपका यहाँ पे एक हार्मोन आ रहा है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज आर्टियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको हम इवन कहते हैं एज ANF. याद रखना ये आपका जो हार्मोन है ये आपका आएगा फ्रॉम द हार्ट. दिस हार्मोन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर हार्ट. अब जब ये आपका हार्मोन आ रहा है आपके हार्ट से तो देखते कि ये करता क्या है यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू सी दैट. अब पहली तो बात ये है कि ये हार्मोन रिलीज कब किया जाएगा. हर हार्मोन का रिलीज करने का एक वजह होती है, एक रीजन होता है. तो इसको आप बॉडी के अंदर रिलीज आप कब करोगे. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो याद रखना कि अगर आपके ब्लड के अंदर यू हैव अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, इफ यू हैव अ कंडीशन, और कंडीशन आपकी कैसे यहाँ पे कंडीशन ऐसी कि यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, दैट अ पर्सन हैज अ हाई ब्लड प्रेशर. अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होगा तो एक चीज याद रखना कि ये आएगा, और एक और चीज याद रखना कि आपका यहाँ पे GFR का वैल्यू भी आपका ज्यादा होगा. अगर ब्लड प्रेशर है तो आपका हाई अमाउंट ऑफ GFR एज वेल. ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आपके यहाँ पे ज्यादा होगा. अब ये टाइम पे क्या होता है, ये टाइम पे क्या होगा, योर हार्ट इज गोइंग टू रिलीज द ANF. आपका हार्ट यहाँ पे क्या करेगा, वो आपका यहाँ पे ANF आपका रिलीज कर देगा. अब चलिए देखते कि ये ANF करता क्या है. सो याद रखना ANF आ कब रहा है. ANF तब आता है बॉडी के अंदर जब आपकी बॉडी में होता है हाई ब्लड प्रेशर, राइट. तब आपका ANF आएगा. अब ये ANF आगे क्या करता है, ANF जाके आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को जाके बोलता है नॉट टू रिलीज रेनिन. तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को जाके बोलेगा कि वो रेनिन को रिलीज ना करें, राइट. सो विल गो एंड टेल JG सेल्स नॉट टू रिलीज द रेनिन, नॉट टू रिलीज रेनिन. अब सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपका रेनिन नहीं आ रहा, ANF जाके मेरा बोलेगा JG सेल्स को कि आप रेनिन को रिलीज मत करिए. अगर रेनिन आपका आ नहीं रहा ब्लड के अंदर तो बेटा सिंपल सी बात है, इसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है. क्योंकि याद रखना अगर रेनिन बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो याद रखना इसका रोल अपोजिट होता है. और एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट ANF वर्क एज अ वासोडायलेटर. एक तो ये बात याद रखना कि JG सेल्स को जाके बोलेगा कि रेनिन रिलीज ना किया जाए. उसके अलावा याद रखना इट इज नोन टू वर्क एज अ वासोडायलेटर. ANF इज नोन एज अ वासोडायलेटर. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना कि ANF इज वर्किंग एज अ वासोडायलेटर. तो आपने एक टर्म सुना था कल की क्लास में, मैंने बात किया था वासो कंस्ट्रिक्टर के बारे में. यह टर्म हमने देखा था कि अगर आपके ब्लड वेसल है यहाँ पे, राइट, और अगर मैं कोई वासो कंस्ट्रिक्टर यूज करता हूँ, जैसे कि मेरा हो गया मेरा एंजियोटेंसिन 2, तो मेरी छोटी हो जाएगी, ये ब्लड वेसल मेरी यहाँ पे छोटी हो जाएगी, राइट. सो दैट इज माय वासो कंस्ट्रिक्शन. हम बोलते थे एज अ वासो कंस्ट्रिक्शन, राइट.
लेकिन अगर आपके यहाँ पे ब्लड वेसल है और अगर मैं यूज करता हूँ समथिंग लाइक माई ANF, राइट, अगर मेरी ये ब्लड वेसल है, अगर मैं यहाँ पे ANF का इस्तेमाल करता हूँ, तो ANF को हमने जाना जाता है एज अ वासोडायलेटर। तो अगर इसको एज अ वासोडायलेटर जाना जाता है तो इट विल डू द वासोडायलेशन, मतलब आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर ये मेरी ब्लड वेसल है और अगर मैं यहाँ पे ANF यूज करता हूँ तो क्या होगा, इसका डायमीटर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इट विल हैव अ मच मोर बिगर डायमीटर। सो याद रखना, ANF इज नोन एज अ वासोडायलेटर, वासोडायलेटर या वासोडायलेशन करने में आपकी मदद करता है। सो वासोडायलेशन यहाँ पे हो गया, मेरी ब्लड वेसल थोड़ी सी बड़ी हो गई, यहाँ पे उनका ब्रेथ, उनका डायमीटर यहाँ पे बढ़ गया। अब जैसे ही ये चीज मेरी यहाँ पे हो गई तो इसका फायदा यहाँ पे क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो आपका यहाँ पे स्लो हो जाएगा। सो याद रखना, वासो कंस्ट्रिक्टर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इट कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो वासो कंस्ट्रिक्शन जब आप करा रहे हो तो इससे क्या होगा, यू विल अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन ओवर हियर दैट अ ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। बट अगर आप वासो डायलेशन करा रहे हो तो याद रखना आपका ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो इसको कराने से फायदा क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज माय वासो डायलेशन एंड व्हाट इज माय वासो कंस्ट्रिक्शन। और ANF के बारे में याद रखना दैट ANF इज नोन फॉर वासो डायलेशन। इसका काम यहाँ पे रहेगा आर्टेरियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर का, कि आपका वासो डायलेशन में आपके यहाँ पे मदद करता है। बताइए अश्वनी, क्या सवाल है आपका? सर रिपीट कर दो एक बार। नहीं बेटा, आप क्लास में लेट आए हो ना, लेट आओ ना क्लास में। यस सर। हाँ, तो यू कैन गो बैक एंड सी द लेक्चर, नो इशू विद दैट। लेक्चर आपको मिल जाएगा कल तक, बिल्कुल। निशान सर विल हेल्प यू आउट ऑन दैट एंड यू कैन सी द फर्स्ट 15 मिनट्स, राइट। एक बार चीज आप सबसे बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास में लेट आ रहे हैं देन यू डोंट हैव टू आस्क द फैकल्टी कि सर रिपीट कर दो, so don't do that, right? Yeah, you can just go back and see the lecture. Alright, so that is something you have to know. You have this ANF and that is something it will be doing. So ANF आपका यहाँ पे वासोडायलेशन करेगा और आपका जो वासो कंस्ट्रिक्शन जो आपका होता है वो तो आप जानते हो, that is something done by my angiotensin 2। ये आपका यहाँ पे angiotensin 2 आपका यहाँ पे करता है। तो ये बात याद रखनी है अबाउट माय वन ऑफ द हार्मोन कमिंग फ्रॉम द हार्ट। तो ये दिमाग में बिठा लो कि हार्ट में से आपका ये हार्मोन आएगा और ये जनरली आपका तब आता है जब लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, तब आपके हार्ट से ये हार्मोन आएगा, दैट इज माय आर्टेरियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। ठीक है, और इस तरीके से इसने अपना काम करना है। इट कैन गो एंड टेल द जेजी सेल्स कि चलिए आप रेनिन को रिलीज मत करिए। एक तो ये चीज ये करेगा कि रेनिन को जाके बोलेगा कि आप मत आओ। अगर रेनिन नहीं आएगा तो आपका सिंपल सी बात है, आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, राइट। दूसरी चीज क्या करेगा, इट कैन वर्क इटसेल्फ एज अ वासोडायलेटर। अगर ये ब्लड वेसल को जाके डायलेट करेगा डायरेक्टली तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज नोन फॉर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ANF का काम होता है टू ब्रिंग द ब्लड प्रेशर डाउन। इसका काम होता है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लेके आए। तो याद रखना इस कंडीशन के अंदर ये आपका आएगा। तो क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि दिस कंडीशन के अंदर मेरा ANF आके अपना यहाँ पे काम करता है। तो ये बात आप दिमाग में उठा लो। नाउ तो यहाँ पे आपने रेगुलेशन के अंदर आपने तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पे देखी अभी तक। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी की तरह आप तीन चीजें यहाँ पे समझते हो। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स व्हिच यू हैव सीन जब हम बात करते हैं हमारे रेगुलेशन ऑफ किडनी को लेके। जब हम बात करते हैं हमारे रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में, तो इसमें आपको तीन चीजों का आपको यहाँ पे याद रखना है। एक तो हमने बात किया था अबाउट माय वेसोप्रेसिन और किस तरीके से मेरा वेसोप्रेसिन काम करता है, इस बारे में हमने यहाँ पे बात किया था, राइट। फिर हमने बात किया हमारा रास के बारे में, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके बारे में बात किया था यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने जिक्र किया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये काम करता है। एंड द थर्ड थिंग वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज गोइंग टू बी अबाउट माय ANF, आर्टेरियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ANF और R और RAS दोनों अलग अलग, दोनों अपोजिट काम करते हो, तो क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है। सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना ANF का काम बिल्कुल अलग होता है और RAS का काम बिल्कुल अपोजिट होता है। सो RAS का काम अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, सो इफ वी टॉक अबाउट द RAS सिस्टम या RAS पाथवे की अगर हम बात करें, सो RAS इज बेसिकली
known for to increase the GFR। ये आपके आपका क्या करेगा, बेसिकली आपके यहाँ पे GFR को आपका इंक्रीज करेगा, राइट। या मैं कह सकता हूँ कि आके अपने यहाँ पे ब्लड प्रेशर को ही इंक्रीज करेगा। मोनिका बेटा आपका माइक ऑन है शायद से, ये आपका आके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड जो आपका जो ANF होता है, इसका काम बिल्कुल अपोजिट होता है, राइट। ये क्या करता है, ये आके आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, मतलब GFR को ये कम करेगा, और उसके साथ साथ ये आपका ब्लड प्रेशर को भी अल्टीमेटली आपका डिक्रीज करता है। तो दोनों यहाँ पे अपोजिट है, ये बात दिमाग में बिठा लो, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी अपोजिट ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो इतनी कहानी आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, इसको लेके आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एज आई टोल्ड यू, यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। कई सारे अच्छे लेवल के बढ़िया क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से बन के आते हैं, तो आपसे सॉल्व होने चाहिए, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट्स से अगर आपसे सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता। सो हैंड रेज करेगा इसके लिए, ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे a decrease in the blood pressure volume will not cause the release of, a decrease in the blood pressure volume will not cause the release of। क्वेश्चन को समझिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। कर सकते हो क्वेश्चन आप लोग, आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको भी आप कर सकते हो। अगर आपका मतलब अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है तो इनमें से कौन सी चीज कभी भी आपकी नहीं आएगी, विच विल नेवर केम इन दिस कंडीशन। बताइए अंजू, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको लग रहा है? ओके। हिम्मत सिंह, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके, अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर ए। साक्षी नायक आपको? रंजना क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। ANF कभी नहीं आएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है तो जो चीज कभी भी नहीं आएगी आपके ब्लड के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर ANF। ANF आपका कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लॉजिक हमेशा याद रखना कि ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है तो कौन आ रहा है, बढ़ रहा है तो कौन आ रहा है, राइट। और ANF क्या था मेरा, वासो कंस्ट्रिक्टर था या क्या था ये मेरा? दैट वाज माय वासोडाइलेटर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वाज माय वासोडाइलेटर, हमेशा रहेगा एज अ वासोडाइलेटर। तो इतनी कहानी अगर आप अपने दिमाग में समझ सकते हो, बिठानी याद नहीं करना, समझना ये सब चीजें समझ गए तो वो कितना भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पहुंच ले, आप आंसर निकाल लोगे। अगर आपने रट्टा लगाने की कोशिश की तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो टाइम पे अगर याद नहीं आया तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब ये भी आप कर सकते हो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो। इफ अ Henle's loop were absent from the mammalian nephron, which one of the following is to be expected? अगर आपका Henle's loop अगर हम निकाल देते हैं, याद रखना ये हम एक बार पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर आप Henle's loop को अगर आप निकाल दोगे तो आपका क्या इफेक्ट होगा उसका यूरिन के ऊपर, व्हाट विल योर इफेक्ट ओवर हियर? बताइए पुनीत। डी। ऑलराइट, अभिनव क्या लग रहा है? डी। अभिनव थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे ऑप्शन डी आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि लूप ऑफ हेनरी में वाटर एब्सॉर्ब होता है। राइट, सो लूप ऑफ हेनले के अंदर आपको वाटर एब्सॉर्ब किया जाएगा। अगर आपका वही नहीं होगा तो आपका वाटर एब्सॉर्ब होगा नहीं। अगर वाटर एब्सॉर्ब का हो नहीं रहा तो आपका यूरिन के अंदर आपको ज्यादा पानी मिलेगा, यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन एंड दैट इज व्हाई यूरिन विल बिकम डाइल्यूट। तो आपकी यूरिन जो आपकी यहाँ पे होगी ये आपके यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगी, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे सबको याद रखना है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। तो ये तीन नाम और ये तीन काम आप यहाँ पे याद रखना, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन के पहले मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एक और चीज साइड में बताना चाहूंगा। मिक्सचुरेशन बाद में समझते हैं। एक डायबिटीज होता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। सो यू हैव अ डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब ये डायबिटीज इंसिपिडस आपके यहाँ पे होता क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके ग्लूकोज से, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके पैंक्रियास से, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके इंसुलिन से। सो जब हम बात करते हैं अबाउट माय डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये एक डिसऑर्डर है बेटा, आपका याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी अ डिसऑर्डर
और इस डिसऑर्डर का क्योंकि नाम इसका डायबिटीज आ रहा है, डी स्टैंड फॉर माय डायबिटीज, क्योंकि इसका नाम डायबिटीज आगे आ रहा है, तो ये मत सोचना इसका कोई रिलेशन है आपके ग्लूकोज वाले डायबिटीज के साथ, उसका कोई वहां पे रिलेशन नहीं आता। दिस इज अ डिफरेंट कंडीशन। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको ये मिलेगा, यू विल हैव अ लैक ऑफ एडीएच इन द ब्लड। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस है तो याद रखना, दे विल हैव द लैक ऑफ एडीएच इन द ब्लड, दे विल हैव लैक ऑफ एडीएच इन ब्लड। या मैं कह सकता हूं कि सिंपली लिख सकता हूं कि उनके अंदर एडीएच की काफी कमी होगी, या फिर एडीएच बन नहीं रहा होगा, या एडीएच बन के निकल ही ना रहा होगा, सो दे विल हैव अ लैक ऑफ एडीएच। अगर आपका वैसोप्रेसिन, जिसको हम इवन एडीएच भी कहते हैं, अगर ये आपके बॉडी में कम है, एडीएच, या जिसको मैं इवन कह सकता हूं एज अ वैसोप्रेसिन, अगर ये आपके बॉडी में कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा। इफ दैट हैपेंस, तो मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, देयर बी अ फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन विल बी सीन। यूरिन जो आपके यहाँ पे बन के निकलेगा वो आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, दैट मींस इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, सो इट विल हैव excess of water, will have an excess of water will be there in the urine. अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका एडीएच आपका यहाँ पे नहीं है तो आपका डायरेक्ट यूरिन बन रहा है, क्योंकि आपका कलेक्टिंग डक्ट में से आप पानी नहीं निकाल रहे हैं, आपका कलेक्टिंग डक्ट में से आप पानी नहीं निकाल रहे, so you'll have a huge amount of water in the urine, right? अब इसके जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपका यूरिन आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। जनरली एक दिन में आपका कितना यूरिन आउटपुट होता है, जनरली एक दिन में आपका कितना यूरिन बाईपास करते हैं, 1.5 लीटर आपका यूरिन आउटपुट होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका आउटपुट जा सकता है अराउंड 14 to 15 लीटर तक आपका जा सकता है, 14 to 15 लीटर पर डे, ये आपका यहाँ पे रहेगा आपका यूरिन आउटपुट, दिस विल बी द यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डायबिटीज इंसिपिडस। अगर ऐसा होता है तो याद रखना, द पर्सन विल कॉन्स्टेंटली फील डिहाइड्रेटेड, उसे हमेशा बार बार थर्स्टी फील होगा, उसे बार बार पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी पानी को कंजर्व नहीं कर रही, तो इसलिए ही और शी कैन गेट डिहाइड्रेटेड, उसे हमेशा अपना पानी पीना पड़ता है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि जब भी आप बात करते हो डायबिटीज इंसिपिडस की, तो ये होता क्यों है, इट इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एडीएच। अगर आपका एडीएच नहीं बन के आ रहा, ये एडीएच अगर अपना काम नहीं कर रहा, तो आपका यूरिन बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी डाइल्यूट, इट विल हैव अ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एंड ये टाइम पे क्या होगा, आपके बॉडी में से 14 से 15 लीटर यूरिन का बाईपास होगा, जो बहुत ज्यादा है, और तब आपका वाटर का भी यहाँ पे आपका काफी नुकसान हो रहा है। सो ये बात याद रखना, दैट इज समथिंग हैपनिंग इन द डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट्स अ सेपरेट डायबिटीज, इसका ग्लूकोज वाली डायबिटीज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर आपको कि जो ग्लूकोज वाली डायबिटीज होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस, वो यहाँ पे ग्लूकोज उस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना हमें उसे, हम बाद में देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय मिक्चुरेशन। चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे मिक्चुरेशन को लेकर, इसकी मिक्चुरेशन मेरे यहाँ पे क्या होता है। तो मैं इसको सिंगल लैंग्वेज अगर आपको समझा, इट्स पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। The simple language I have to tell you, it is nothing but the passing of urine, या मैं कह सकता है the expulsion of urine from bladder. So passing or expulsion of urine from bladder is called as my micturition in a very simple language, right? तो इसकी कहानी चालू होती है आपके ब्लैडर से, right? So what will happen? You will have the bladder, समझो ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि आपका यूरिन फिल किया जाता है, सो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, दैट यूरिन विल गेट फिल्ड, यहाँ पे आपका यूरिन फिल किया जाएगा। आप जानते हो कि इसमें यूरिन कहां से आ रहा है, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, याद है ना, यू हैव अ 2 कलेक्टिंग डक्ट, और वो अपने वहां से यूरिन लेके आएंगे, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरिन आ रहा है, यूरिन आपके यहाँ पे फिल हो रहा है, सो यू विल फाइंड इन अ मैटर ऑफ सम टाइम आपका ब्लैडर यहाँ पे बढ़ने लगेगा विद द यूरिन। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपका ब्लैडर फिल हुआ तो अब क्या होगा, तो याद रखना
अगर आप याद करते हो तो ब्लैडर के अंदर आपका कौन सा एपिथेलियम लगा हुआ होता है? विच एपिथेलियम इज सीन इन द ब्लैडर? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको लगा आपका ब्लैडर के अंदर, राइट? और अगर आप याद करो तो इस एपिथेलियम की एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए हाँ जी, ये जो आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपके होते हैं ये थोड़े बहुत खींच जाते हैं, ये अपने आप को स्ट्रेच कर पाते हैं, ठीक है? तो होता क्या क्या ब्लैडर में आपका यूरिन यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट? सो दिस इज अ यूरिन इन द ब्लैडर। तो यहाँ पे होता क्या है? नाउ लेट्स सी स्लोली यहाँ पे आपका होगा क्या। जैसे आपका यहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट होगा, सो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट इससे हम समझते हैं। तो पहला याद रखना, देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अगर आपका यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से अब आपका यहाँ पे क्या होगा, याद रखना। अगर आपका यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होता है तो उससे क्या होगा, आपका ब्लैडर होगा थोड़ा स्ट्रेच। सो बिकॉज ऑफ दैट विल हैपन, द ब्लैडर विल गेट स्ट्रेच। तो याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस आपका जो ब्लैडर यहाँ पे होगा, ब्लैडर विल गेट स्ट्रेच्ड। अगर मेरा ब्लैडर थोड़ा सा खिंचाव जाता है, उसके अंदर अगर थोड़ी खिंचान होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वहां पे हो रहा है ब्लैडर का, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मेरा ब्लैडर यहाँ पे स्ट्रेच होता है तो उसमें क्या होगा, आपके ब्लैडर के अंदर होते हैं कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर। आपके ब्लैडर के अंदर कुछ होते हैं वहां पे आपके स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जैसे ही आपका ब्लैडर में भरेगा आपका यूरिन, तो ब्लैडर आपका होगा थोड़ा सा स्ट्रेच, और आपके जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे वो सिग्नल भेजेंगे आपके ब्रेन को। सो नाउ दे विल सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये भेजते हैं अपना सिग्नल, और सिग्नल ये किसको भेजेंगे, दे विल सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन। तो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू, बेसिकली आपके न्यूरॉन्स के थ्रू व्हाट विल हैपन, दैट दिस सिग्नल विल सेंड टुवर्ड्स द ब्रेन। सो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच गया। क्या सिग्नल पहुंचा ब्रेन के पास? ब्रेन का सिग्नल पहुंचा है कि आपका ब्लैडर फिल हो चुका है, और अगर मेरा ब्लैडर फिल हो चुका है तो मुझे कॉन्शियसली मेरे ब्लैडर को फिर खाली कर देना चाहिए। आई शुड पास आउट द यूरिन, ठीक है? तो याद रखना, ब्लैडर फिल हुआ, आपका ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, दैट इज गोइंग टू ट्रिगर द स्ट्रेच रिसेप्टर। आपके कुछ वहां पे रिसेप्टर होंगे, वो रिसेप्टर जैसे ही खींचा, लाइक उन्हें जैसे पता चलता है कि आपका ब्लैडर थोड़ा सा फिल हो गया है, दे विल सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन वापस से सिग्नल भेजेगा ब्लैडर को, ब्रेन अब अपना कमांड भेजेगा, ठीक है? सो ब्रेन यूज करता है अपने मोटर नर्व्स, ब्रेन यूजिंग द मोटर नर्व्स। याद रखना इतनी बात कि मोटर नर्व्स का काम होता है सिग्नल भेजना, मोटर नर्व्स का काम होता है सिग्नल भेजना। तो अगर मैं अभी अपना यहाँ पे मोबाइल उठा रहा हूँ, तो जो सिग्नल भेजा मेरे हाथ को कि मोबाइल उठाना है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोटर नर्व। सो मोटर नर्व सिग्नल भेजते हैं ब्रेन से कि ये करना है, वो करना है, इसको धक्का देना है, यहाँ से यहाँ फेंक के मारना है, जो भी करना है, दैट इज सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है? तो उसी तरीके से मोटर नर्व्स आपके इवन सिग्नल भेजेंगे मेरे यहाँ पे ब्लैडर को। सो नाउ दे विल सेंड द सिग्नल टू द ब्लैडर। अब इन्होंने यहाँ पे सिग्नल अपना भेजना है यहाँ पे अपने ब्लैडर के पास। सो नाउ दे विल सेंड द सिग्नल टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जैसे ही वो अपना सिग्नल भेजते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर को, तो सिग्नल में क्या होता है, बेसिकली वहां पे क्या भेज रहे, क्या वो कहने के लिए उसे कह रहे हैं। सो ब्लैडर में सिग्नल भेजेंगे और उससे क्या होगा, सिग्नल पे ये बताया जाएगा कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, द स्मूथ मसल्स इन द ब्लैडर, स्मूथ मसल्स इन ब्लैडर will undergo contraction, will undergo contraction। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा, राइट? और एक और चीज होती है, एक तो हो रहा है कि मेरा स्मूथ मसल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके पहले पता है क्या करना होगा, उसके पहले यू हैव टू डू वन मोर थिंग, कि आपका मोटर नर्व जाके ब्लैडर के अंदर आपके होते हैं स्पिंस्टर, राइट? सो यू हैव अ एक्सटर्नल स्पिंस्टर, तो ये जो एक्सटर्नल स्पिंटर यहाँ पे आपका जो होगा, ये क्या करेगा, इसको हम कराएंगे रिलैक्स, इसको हम कराएंगे यहाँ पे रिलैक्स। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल एंड द एक्सटर्नल स्पिंस्टर विल ओवर देयर विल अंडरगो द रिलैक्सेशन।
तो इसके अंदर इसका यहाँ पे होगा रिलैक्सेशन, सो दिस विल अंडरगो रिलैक्सेशन। और जैसे ही ये अपना यहाँ पे रिलैक्स करेगा, तो जैसे ही यहाँ पे रिलैक्स करता है, जैसे मेरे स्मूथ मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तुरंत आपका यूरिन आपका पास होना चालू करेगा, ब्लैडर में से निकलना चालू करेगा, एंड देन वाया यूरेथ्रा इट विल बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी, इट विल बी सेंट आउटसाइड द बॉडी। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। तो याद रखना, आपके जो एक्सटर्नल स्पिंटर, आपके जो मसल्स होंगे या एक्सटर्नल स्पिंटर जो आपको यहाँ पे होगा, दैट विल अंडरगो रिलैक्सेशन, दैट विल अंडरगो रिलैक्सेशन। जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तब तक आपका यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, तब तक आपका यूरिन ब्लैडर से आगे बढ़ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ये रिलैक्स करते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर, जैसे आप यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड कि आपका यूरिन अब वहां से बाहर निकल के बॉडी के बाहर आपका निकल जाएगा। तो ये दो इवेंट्स आपको याद रखने हैं कि आपने सिग्नल स्ट्रेच रिसेप्टर से लिया, आपने उसे भेजा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से आपका सिग्नल आया आपके ब्लैडर के पास, राइट, वाया मोटर नर्व्स, एंड देन फिर ब्लैडर क्या करते हैं, ब्लैडर में आपको दो चीजें याद रखनी है, यू हैव अ स्मूथ मसल इन द ब्लैडर, दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ साथ आपके जो एक्सटर्नल स्पिंटर यहाँ पे आपके जो है, राइट, दे विल अंडरगो रिलैक्सेशन, राइट। ये एक मसल होता है बेटा, कुछ नहीं, एक आपका मसल होता है, जैसे रिलैक्स करता है ये मसल, तो आपका यूरिन बाईपास आपका बाहर निकल सकता है, वाया यूरेथ्रा इट कैन बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी। मैं आपको इसका अगर थोड़ा सा एग्जांपल दूं, सो ये एक्सटर्नल स्पिंटर आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। समझो अगर ये मेरा ब्लैडर है यहाँ पे, सो अगर ये मेरा ब्लैडर है, तो ऐसे समझो कि ये है मेरे यहाँ पे, assume that this is my external sphincter, ठीक है। और ये है, समझो ये मेरे अभी है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड। लेकिन जैसे ही आपका एक बार यूरिन फिल हो गया और सिग्नल आ गया ऊपर से, सो ये लोग रिलैक्स करेंगे। जैसे आपको ऊपर से सिग्नल आ चुका, तो इन लोगों ने क्या करना है, दे विल अंडरगो द रिलैक्सेशन। तो चलो इसको रिलैक्स करके भी देख लेते हैं। सो ब्लैडर के अंदर जैसे ये रिलैक्स होंगे, तो आपका ये विंडो जो था वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। सो नाउ दिस माय स्पिंटर आर इन द रिलैक्स स्टेट, सो दिस माय रिलैक्स कंडीशन, दे आर इन द रिलैक्स स्टेट। और जैसे वो यहाँ पे रिलैक्स्ड हुए, तो आपका ये ओपनिंग यहाँ पे खुल जाएगा। और जैसे आपका ओपनिंग यहाँ पे खुल गया, अब क्या होता है, आपका याद रखना सेकंड चीज आपकी क्या हो रही है, आपका जो ब्लैडर है दैट विल, उसके जो स्मूथ मसल है, दे विल अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन। इसमें स्मूथ मसल विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन स्लोली आपका यहाँ से यूरिन आपका बाईपास करने लगेगा। सो व्हाटएवर द यूरिन यू विल फाइंड ओवर हियर, दैट विल नाउ स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लैडर वाया यूरेथ्रा एंड देन आउटसाइड द बॉडी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो रिलैक्स कौन हो रहा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होगा स्मूथ मसल्स का, याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होता है अबाउट द स्मूथ मसल्स। सो स्मूथ मसल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स का याद रखना, दे विल ऑलवेज अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द ब्लैडर। और आपके एक्सटर्नल स्पिंटर आप यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। तो यही दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा इन लोगों ने। यूरिन इज फॉर्म बाय अ नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड बाय द ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल द वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन। तो आपका ब्लैडर में आप रखते हो, फिर आप वॉलंटरी आप फिर उसे बाईपास करते हो, राइट। अब ये सिग्नल के लिए आपका सीएनएस आपके यहाँ पे मदद करता है। द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे आपका ब्लैडर स्ट्रेच होता है, भरने के बाद क्या होगा, इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर on the wall of the bladder sends the signal to the CNS, मतलब वो ब्रेन की तरफ आपका सिग्नल भेजेगा। जैसे आपका रिसेप्टर स्ट्रेच हुआ, सिग्नल will send towards the brain. Now the CNS passes the motor message, मतलब मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू, motor message to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter, right? तो इसका हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं आपका रिलैक्सेशन, और इसका हम करा रहे हैं यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन, कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। जैसे आप ये कराते हो तो आपका रिलीज, आपका यूरिन यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। ये जो आपका रिलीज है, आपका यहाँ पे यूरिन हो रहा है सक्सेसफुली, इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मिक्चुरेशन। दिस इवेंट ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। एक चीज ध्यान से याद रखना कि आपके जो मोटर नर्व्स होते हैं ना, ये जो मोटर नर्व्स मेरे यहाँ पे हमने बनाए थे,
ये बेबीज के अंदर सही से डेवलप नहीं होता है। ये जो मोटर नर्व्स आपके होते हैं यहाँ पे, ये बेबीज के अंदर सही से डेवलप आपके यहाँ पे होते नहीं है, राइट। और इसलिए आप नोटिस करना कि बेबीज अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये नर्व्स क्योंकि डेवलप नहीं हो रहे, वो डेवलप होते टाइम के साथ साथ, तो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि उनका यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता एंड दे बाईपास द यूरिन। जैसे वो फिल होने के बाद वो आपका बाईपास कर हो जाता है। ये बात आपने बच्चों के साथ नोटिस की होगी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस गोइंग टू बी दिस मोटर नर्व्स डेवलप विद द कोर्स ऑफ टाइम। सो इसलिए बाद में दे हैव अ कंट्रोल ऑन द बॉडी बट अपैरेंटली दे डोंट हैव। ठीक है, सो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, नहीं बेटा, एक टॉपिक बताओ कौन सा रिपीट करना है वो बता दो। स्टार्टिंग का कौन सा लिया पार्ट? यस सर। हाँ, इसमें ये बोल रहे हम लोग यहाँ पे कि आपका जो मिक्सचरेशन होता है उसमें क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब आपका यहाँ पे होता है पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ठीक है, अब पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका जो यूरिन होगा वो आपका फिल होगा आपके ब्लैडर के अंदर। कैसे फिल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ माय यूरेटर। यूरेटर से मेरा यूरिन आएगा यहाँ पे इनटू द ब्लैडर और फिल होगा। अब ब्लैडर में जब आपका यूरिन फिल होता है तो उससे क्या होता है, आपका ब्लैडर स्ट्रेच होगा, और जैसे आपका ब्लैडर स्ट्रेच हुआ तो वो सिग्नल आप भेजते हो फिर आपके ब्रेन की तरफ। ठीक है, एंड देन आपका आगे का प्रोसेस आपका चालू होगा। प्रोसेस कुछ नहीं है, फिर ब्रेन से आपका सिग्नल वापस आ रहा है आपके ब्लैडर के अंदर वाया मोटर नर्व्स, एंड देन यू विल फाइंड टू थिंग्स विल हैपन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ माय यूरेथ्रल स्पिंटर। ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे होती है। जैसे आपकी दोनों चीजें आपके यहाँ पे हो जाएंगी, यू विल फाइंड योर यूरिन विल बी बाईपास्ड, राइट। आप एक्सटर्नल स्पिंटर की तरह भी आ सकते हो या फिर आप इवन इसे याद रख सकते हो एज अ यूरेथ्रल स्पिंटर। आई थिंक यू कैन रिमेंबर ओवर हियर। सर सीएन ये किसको कहते हैं? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, राइट। बट फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट नाउ, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेन लिखा था, बट सीएनएस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें दो चीजें आपकी आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बट आपका जो यूरिन का जो आपका आ रहा है सिग्नल, दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, दैट इज माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपकी दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप चैप्टर 21 में आप पढ़ोगे। ओके सर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, और इस तरीके से आपका यूरिन यहाँ पे बाईपास किया जाता है। और याद रखना, या बच्चों के पास दीज नर्व्स आर नॉट डेवलप, ये नर्व्स आपकी डेवलप नहीं होती बच्चों के अंदर, एंड दैट इज व्हाई दे बाईपास द यूरिन। ये चीज आपको याद रखनी है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, दे आर अ पॉइंट ऑफ एंजाइटी, तो याद रखना ध्यान से। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट अराउंड 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन हर दिन आपका एक एडल्ट इंडिविजुअल आपका रिलीज करेगा, राइट। यूरिन का कलर होता है आपका लाइट येलो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप हैंड रेज करके मुझे आंसर देंगे। अगर आपके यूरिन का कलर होता है डार्क ऑरेंज, तो इससे आप क्या बता सकते हो? रेज योर हैंड एंड टेल मी इफ द यूरिन कलर इज डार्क ऑरेंज। हैंड रेज करना पड़ेगा। अगर यूरिन का कलर अगर आपका डार्क ऑरेंज होता है तो इससे आप उस पर्सन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? बताइए मोनिका। कि बिकॉज वो यूरिन ज्यादा डाइल्यूट होगा। नहीं, बट अच्छा ट्राई था। बताइए अक्षरा। उसकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा सर, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। पानी की कमी होगी बताइए। डायबिटीज के कारण। अरे नहीं, डायबिटीज तो उसमें वाटर पानी की कम होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा। क्या हिम्मत सिंह? सर वाटर ज्यादा होगा सर वाटर कम होगा सर सोल्यूट ज्यादा होगा। हाँ, वाटर कम होगा और सोल्यूट्स वहां पे ज्यादा होंगे, मतलब यू विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यू विल हैव अ मोर, लाइक यू विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिया। अगर ऐसी कंडीशन होती है दैट मींस यू विल हैव अ डार्क ऑरेंज करके आपको वहां पे यूरिन मिल सकता है। सो अगर आपको डार्क ऑरेंज यूरिन मिलता है, डार्क ऑरेंज अगर यूरिन होगा तो समझ जाना दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, दैट इज गोइंग टू बी अ concentrated urine. This is going to be a concentrated urine. और जनरली आपके बॉडी में इतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तब बनाया जाता है जब बॉडी में पानी की कमी होती है। अगर आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी देन योर बॉडी विल मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो वो टाइम पे आपका डार्क ऑरेंज कलर का यूरिन होगा। सो इट विल ऑब्वियसली विल हैव लेस वाटर एंड मोर यूरिया। ठीक है, तो ये बात, ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे बेटा आप लोग? ऐसे ऐसे सब लोग चुप हो जाते हो, राइट। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अगर ऐसा आ रहा है कंडीशन तो आपका क्या होगा। एकदम लाइट येलो कलर है, फेंट येलो कलर है, देन दैट मींस डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, ऑलराइट। नाउ यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, पीएच उसका रहेगा अराउंड 6 जितना, राइट, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। उसका एक अलग टाइप का आपका स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल उसका, आपको लाइक यू गेट टू सी दैट। सो एसिडिक होता है आपका यूरिन यहाँ पे,
ऑन एन एवरेज 20 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। तो इतना यूरिया बॉडी के बाहर निकालते हो हर दिन, राइट। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। जिसके मैंने बोला कि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो आपका यूरिन आपका डार्क ऑरेंज हो सकता है, उसमें पानी कम होगा, यूरिया ज्यादा होगा, राइट। अगर आपकी बॉडी में पानी की कोई कमी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देन इन दैट केस यू विल हैव कि आपका यूरिन आपका बहुत डाइल्यूट होगा, उसका कलर भी काफी लाइट येलो होगा, ठीक है। सो याद रखना कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि यूरिन के कैरेक्टर्स वहां पे चेंज हो सकते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों को डायबिटीज मिलेटस होता है, राइट, पीपल सफरिंग विद, या मैं आपको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ, आई कैन टेल यू इन दिस वे, राइट, कि अगर there is going to be a glucose in urine, if there is a glucose in urine, अगर आपको ग्लूकोज मिलता है यूरिन के अंदर, समझो आप डॉक्टर हो, आपको ग्लूकोज मिलता है यूरिन के अंदर, और उसके साथ साथ आपको अगर आपको ग्लूकोज मिलता है यूरिन के अंदर, then that condition is called as my glycosuria, right, you can call it glycosuria. That is my excess of glucose in the urine, right, or glucose in the urine. And then you have a condition which can be called as my ketouria, if you have a high amount of ketone inside the body, if you have a ketones inside the urine. अब इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर आपके बॉडी के अंदर, चलो आप उसको इस तरीके से देखो आप कि लेट्स से अगर आपका यू हैव अ ग्लूकोज इन द यूरिन, अगर यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज मिलता है, राइट, और उसके साथ आपको कीटोन्स अगर आपको यूरिन में मिल जाए, अगर आपको ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है, तो आप समझ जाना द पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज, द पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज। तो ये तो समझ आता है मुझे कि चलो भैया ग्लूकोज अगर यूरिन में दिख रहा है तो डायबिटीज है। ये कीटोन्स क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, अगर ये होने से आपको कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज हो रहा है, ये एक सवाल आता है। वैसे देखा ही जाता है कि अगर आपको किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो आपको ये दोनों चीजें आपको मिल सकती है यूरिन के अंदर, एंड यू हैव बोथ द थिंग्स इन द यूरिन, दैट मींस द पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज mellitus। डायबिटीज mellitus का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ग्लूकोज वाली आपके। हाँ जी अक्षरा बताइए, क्या सवाल है आपका, बताइए। एक बार रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। देखो इसमें होता क्या है ना कि अगर आपके यूरिन के अंदर इफ यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, राइट, एंड अलोंग विद दैट अगर यूरिन में आपको मिलता है ह्यूज अमाउंट में कीटोन्स, अगर आपकी कीटोन्स और ग्लूकोज आपके यूरिन में अगर मिलता है, then what happens, that means a person is suffering with the diabetes. So if you get a case where you have a high amount of glucose and the ketones in the urine, that means the person is suffering with the diabetes. अब ग्लूकोज का होना तो आप समझ सकते हो कि हाँ जी अगर किसी को डायबिटीज होता है, डायबिटीज mellitus बेटा वो होता है जिसके अंदर आपका इसमें ग्लूकोज की बात की जाती है। ये इसलिए होता है when you have a lack of insulin, ये होता है when you have a lack of insulin in the blood। ये हार्मोन जब ब्लड में नहीं आ रहा होता या वो काम नहीं कर रहा होता तब आपका होता है डायबिटीज mellitus। तो याद ये रखना कि यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज भी मिलेगा और कीटोन्स भी मिलेंगे। ग्लूकोज का मिलना तो समझ आता है, कीटोन्स क्या है वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कीटोन्स है क्या और ये क्यों मिल रहे हैं मुझे यूरिन के अंदर, या कीटोन्स होता क्या है। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपकी बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, मेरी बात आराम से सुनो, पेन वेन साइड में रख दो, पैर ऊपर कर लो, राइट, बैठे हुए हो तो लेट जाओ, ओके, लेटे हुए हो तो और लेट जाओ, राइट, एंड जस्ट लिसन टू मी। देखो आपका जब आप खाना खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, राइट, खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है खाना, तो ग्लूकोज का लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ता है। इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना, इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को पकड़ना और बोलना कि आप ऐसे ब्लड में घूमिए मत, आप सेल के अंदर जाइए। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज जो भी आपका ब्लड में इकट्ठा जो लेवल बढ़ता है ना ग्लूकोज का खाना खाने के बाद, तो उस ग्लूकोज को भेजेगा सेल्स के अंदर। अब ग्लूकोज अगर सेल्स के अंदर जा रहे तो आप समझ जाना फिर क्या होता है, फिर आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा और फिर आपकी वहां पे एनर्जी बनेगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ग्लूकोज सेल में गया, देन आपका वहां पे आप सारा रिएक्शन करके वहां पे 3 स्टेप का रिएक्शन करके आप एनर्जी बना सकते हो, राइट। तो इससे होता क्या है ना कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा लंबा रहता नहीं, बहुत कम अमाउंट में वो ज्यादा टाइम के लिए रहता है ग्लूकोज हाई अमाउंट के अंदर, बाकी एक स्मॉल अमाउंट का ग्लूकोज ही ब्लड के अंदर रहेगा, बाकी जितना भी ग्लूकोज होता है उसे आप फटाफट आप सेल के अंदर भेजते हो राइट आफ्टर हैविंग योर फूड। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है?
Yes. सर Yes, repeat करना। sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनो, ठीक है, और कहानी की तरह सुनो और कहानी की तरफ से याद रखना। तो ये चीज आपको याद रखनी पहले तो कि दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी। अब सोचो कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा। अब सोचो अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा तो पता है क्या होगा? जो ग्लूकोज जिनको सेल में जाना चाहिए था वो सेल में जा नहीं रहे, जिन ग्लूकोज को सेल में जाना चाहिए था वो सेल के अंदर जा नहीं रहे। तो अगर वो सेल के अंदर जा नहीं रहे तो आप मुझे बताइए ऐसे पर्सन को क्या एनर्जी की कमी होगी या नहीं होगी सेल्स के अंदर? होगी Yes, sir. सर। Again. बिल्कुल होगी। Yes. बिल्कुल सेल्स को जाना चाहिए था यार अपने उसके अंदर, सॉरी ग्लूकोज को जाना चाहिए था सेल्स के अंदर, बनाना चाहिए था एटीपी मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो जा नहीं रहे तो एनर्जी की वहां पे कमी होगी। तो सेल भी सोचता है कि यार ग्लूकोज तो आ नहीं रहा अंदर, एनर्जी बना नहीं पा रहे, तो अब क्या करें? अब सेल्स क्या करेंगे? अब आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करेगी फैट्स को। आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करेगी आपका फैट्स को। अब एनर्जी बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना। तो अगर आपका ग्लूकोज आपके पास नहीं है सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली कि आपकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना चालू करती है, राइट? अब जब आप फैट को ब्रेक डाउन करते हो, जब आप फैट को ब्रेक डाउन करा जाता है, सो व्हेन द फैट इज बीन ब्रोकन डाउन, एंड द फैट इज बीन ब्रोकन डाउन। अब इसको ब्रेक तोड़ा क्यों जा रहा है? सो दैट यू कैन जनरेट द एनर्जी। इसको तोड़ा इसलिए जाए ताकि आप एनर्जी बना सको। तो जब आप फैट को ब्रेक डाउन करते हो तो याद रखना यहाँ पे आपका बनता है आपका कीटोन्स। यहाँ पे आपके कुछ बॉडीज बनती है, उन्हें हम बोलते हैं कीटोन्स बॉडीज या कीटोन्स यहाँ पे बनते हैं आपके। सो ये आपका एक बाय प्रोडक्ट है। फैट्स को जब ब्रेक डाउन करते हो एक आपका सब्सटेंस आपका बनता है, यहाँ पे केमिकल बन सकता है, आप इसे सब्सटेंस बोल सकते हो। इट इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फैट ब्रेकिंग। अगर आप फैट को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ये मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कीटोन्स। सो कीटोन्स आपको मिलता है ब्लड के अंदर, राइट? और यही कीटोन्स आपका यूरिन में भी आपको मिल जाता है। नॉर्मली मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये कीटोन्स जो होता है क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, सो मतलब ये काम का नहीं है, तो ये तो आपका बॉडी के बाहर निकाल दोगे आप। तो निकालोगे कहां से? आप इसे निकालोगे वाई यूरिन। तो आपको यूरिन के अंदर आपको कीटोन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले तो आपको याद ये रखना है कि कीटोन्स होते क्या है। दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द फैट्स। फैट को आपने ब्रेक डाउन किया तो आपको कीटोन बॉडीज आपके यहाँ मिलेंगी। यही कीटोन्स आपको फिर बाद में मिलता है आपके यूरिन के अंदर। अब जब आपको कोई यूरिन सैंपल मिलता है और जब आप देखते हो कि इसमें ग्लूकोज है और कीटोन्स है, तो कीटोन्स नहीं होने चाहिए थे। कीटोन्स का होने का मतलब यह है कि बॉडी फैट को यूटिलाइज करी है एनर्जी बनाने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? कीटोन्स Yes, sir. होने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी फैट्स को Repeat कर दो. वही रिपीट कर रहा हूँ। कीटोन्स का होने का मतलब वहां पे ये होता है कि आपकी बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करी है आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। और आप फैट्स को ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहे। आप फैट्स को ब्रेक डाउन इसलिए कर रहे हो फॉर योर एनर्जी रिक्वायरमेंट, फॉर योर एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट? उसके लिए आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? और अगर आपके पास यहाँ पे कीटोन अगर आपको यूरिन में मिल जाए, सो इससे एज अ डॉक्टर आपको पता चल जाता है कि कीटोन का होने का मतलब ये है कि बॉडी फैट को ब्रेक डाउन कर रही है। और अगर बॉडी फैट को ब्रेक डाउन कर रही है सो दैट मींस वो ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज। सो इसलिए याद रखना कि कीटोन्स एंड ग्लूकोज का ब्लड में होना इज अ क्लियर कट सिग्नल दैट अ इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी सफरिंग विद द डायबिटीज, क्योंकि ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है कि हाँ जी इसको डायबिटीज हुआ है। तो क्या अब ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes. लॉजिकली याद रखना सब लोग कि कीटोन्स, पहले तो क्वेश्चन आपको यहाँ से चाहोगे कि कीटोन्स होते क्या है, यहाँ से चालू हो जाएगी यार कीटोन्स है क्या, क्योंकि एनसाइड में भी उन्होंने सिर्फ देख रखा हुआ है दैट एक्सेस ऑफ कीटोन्स, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, कीटोन यूरिया, ग्लूकोजो यूरिया, लाइको यूरिया, राइट? उन्होंने देख रखा हुआ है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ वहां पे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कीटोन्स होती क्या है। सो पहला क्वेश्चन आप कहेंगे व्हाट इज कीटोन्स, देन यू शुड नो दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, राइट? अब जनरली आपकी बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, अगर फैट को यूज करेगी तो कीटोन्स बनेंगे। और अगर बॉडी फैट्स को यूज करिए तो समझ जाना आपका ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, सो दैट इज माय डायबिटीज मेलिटस ओवर हियर, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर मालूम होनी चाहिए। बताइए हिम्मत सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका? हिम्मत सिंह का सवाल आते आते बहुत टाइम लग जाता है, लाइक सर ये इसका ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्सॉर्ब नहीं होगा? नहीं होगा। और कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि आपका ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्सॉर्ब क्यों नहीं हो रहा? एनीवन?
कैन Lack of insulin. करके हैंड रेज करके अभिषेक बताओ, बोलो। Sir, lack of insulin. नहीं, पीसीटी में क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ग्लूकोज? वो कह रहा है कि पीसीटी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं, वो नहीं हो रहा। कोई तो Sir, होगा जो water- एक्सप्लेन करेगा सही तरीके से। सर बिकॉज ये ग्लूकोज इंपोर्टेड होता है तो वो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होता। अरे एक करके चलो, मोनिका पहले आप बताओ क्यों नहीं हो रहा। सर बिकॉज ग्लूकोज जो होता है वो मतलब इंपोर्टेड होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए वो मतलब पीसीटी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो वहाँ पे रीएब्जॉर्ब ही होगा। नहीं ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, वो आपका रीएब्जॉर्ब वहाँ पे किया जाता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज मेलिटस अगर किसी पेशेंट को होता है तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा। यस मुझे ये बताओ कि वो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि पीसीटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को ही रीअब्सॉर्ब करता है। ये कौन पढ़ा रहा है तुमको ये टॉपिक? सलम कुमारी, हु इज टीचिंग यू एक्सट्रीट प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में? सर मैंने नहीं बोला। अच्छा, ये कौन था फिर? ये कौन था जो सलम के आवाज में बोल के चला गया? रिपीट करना। मैंने नहीं बोला। हाँ ठीक है। आप लोगों को सवाल हो जा रहा है क्या? मेरा सवाल क्लियर है आपको? अरे आप लोग सर एक बार दोबारा से पूछो क्वेश्चन। सवाल अरे अच्छा सुनो मेरी बात। सवाल मेरा यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके पीसीटी के अंदर से आप ग्लूकोज निकाल लेते हो, राइट? तो हम सबकी यूरिन में, जिसको डायबिटीज नहीं है, हमारे अंदर कभी ग्लूकोज आपको मिलेगा नहीं, राइट? लेकिन जब किसी पर्सन को डायबिटीज होता है तो आपको जनरली उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है। तो आप मुझे बताइए कि पीसीटी में से ग्लूकोज वहां पे रीएब्सॉर्ब क्यों नहीं हो पा रहा? बताइए, लूप होता है। नहीं बेटा, गलत है बेटा, गलत आंसर है। सर वो ऐसा नहीं कि कोई लॉजिक बढ़ाने की बात है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बोलो अक्षरा। पोर्टाइट्स होंगे वो क्या बोलते हैं, मतलब वो अच्छी तरह से फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। सर मैं बोलूं? हाँ अक्षरा बोलो। इंसुलिन। बोलो अक्षरा। सर मैं ही बोलूं या इनको बोलने दो? नहीं बेटा बोल दो, जल्दी बोल दो आप अपना, हमारे भी सबको सर बात क्योंकि हाँ एक बोलो। लिमिट तक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली अक्षरा ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया। अक्षरा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कट मालूम था। यस, आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा जाता है एक सर्टेन लेवल तक, सर्टेन लिमिट तक। इसको याद आ रहा है, हमने एक टर्म सीखा था, वी हैव अंडरस्टूड अ टर्म एंड दैट टर्म वाज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। इसको कुछ याद आ रहा है? एक हमने टर्म देखा था, याद करते हैं। आप बोलेंगे यस कि हाँ सर। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा हमने यहाँ पे टर्म देखा था। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा आपको यहाँ पे यही बता रहा होता है कि आप एक सर्टेन लेवल तक आप पीसीटी में से ग्लूकोज को आप निकाल सकते हो, राइट? उसके बाद आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करोगे। और क्योंकि आपका बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो आपका वहां पे फिल्ट्रेशन में भी ग्लूकोज काफी ज्यादा आएगा। तो एक लेवल तक तो वो निकाल लेगा, उसका तो मना कर देगा निकालने से, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ ग्लूकोज इन द यूरिन। वेरी गुड, राइट, सही है बेटा, दैट्स अ करेक्ट आंसर, दैट्स वेरी गुड आंसर, बहुत सही है। सो ये चीज याद रखना और बाकी लोग भी ये सारी चीजें याद रखना। चाहे आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चन। और वो हैंडल तभी होंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ तक सारी चीज आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। यस बोल देते आप तब। इवन यू आर लाइक ना कि हाँ सर आ गया समझ में, चलो अब जाने दो। लाइक हाँ चलो। सो यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमन फिजियो में काफी सारी चीजें आपकी लाइक अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं, राइट? तो अगर आपको चीजें समझ आ रही है देन यू आर एक्चुअली एबल टू थिंक बियॉन्ड योर बेसिक बुक के बियॉन्ड भी तुम सोच पाते हो ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा होने का रीजन क्या होता है। एवरीथिंग इज वेरी हार्डकोर तरीके से रिलेटेड होती है एक दूसरे के साथ। सो आपको समझ तो आना चाहिए ये, और यू शुड आल्सो हैव अ क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर बीइंग शोन ओवर हियर, राइट? सो यू शुड हैव दोस क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों कीटोन बॉडीज बन रही है। सो स्टार्ट आस्किंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, राइट? जब आपके बुक में लिखा होता है कि कीटोन यूरिया वहां पे हो जाता है कीटोन बॉडी से, तो पूछो कि कीटोन्स क्या होते हैं, पूछो कि कब बनते हैं, राइट? यू शुड आस्क दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट व्हाई दे आर बीन फॉर्म्ड एंड देन यू शुड बी गेटिंग द करेक्ट आंसर, राइट? Rather than asking some random unnecessary useless question, you can ask those kind of questions. So they should be clear to all of you, right? So I hope यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे clear है. These are the things clear to. So what are the things we have done आज की क्लास में? We have seen something about the diabetes mellitus. तो हमने ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं, हमने देखा कि यार why you have a high amount of glucose and the ketones in the urine. So that is something we have seen. Then हमने बात किया यूरिन के जनरल ट्रेट्स हमने यहाँ पे देखे. Then we have talked about maturation यहाँ पे कैसा होता है,
क्या मिक्चुरेशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Then we have understood something in terms of your ANF. ANF की कहानी हमने यहाँ पे देख ली और उसको हमने यहाँ पे समझ लिया कि ANF कर क्या रहा है. बिल्कुल यार, इसका रोल बिल्कुल अपोजिट है टू योर RAS. So this is also something should be very very clear to you, right? ANF, RAS, vasopressin, ADH, ये तीनों चीजें बहुत स्ट्रांगली क्लियर होनी चाहिए. नहीं है क्लियर तो एक बार लिख लो, खुद से पूरा साइकिल बना के लिख लो ताकि वो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए. ये चीज आपको 2025 के मई तक रखनी है अपने दिमाग के अंदर. ठीक है. So you have to put your efforts to make sure that they remain in your brain all the time. So that is one thing. And we have done some questions. यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन लगे हुए, लेकिन बिकॉज हमारे पास अभी टाइम है नहीं, so we won't be able to do them right now. We have some questions over. एक क्वेश्चन यहाँ पे करके बता दो, हैंड रेज करके जल्दी से. वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय. हैंड रेज करना फटाफट और आंसर देना इसका. अश्वानी, क्या होगा इसका आंसर? सर बी. अंशिका, आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. पलक, आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. रंजना, सर ऑप्शन बी. राइट. ऑप्शन भी आप यहाँ पे सियान से एल्डोस्टेरोन, एडीएच आपका यूरिन को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं. दे आर द वन जिसके वजह से आपके यूरिन का रेगुलेशन आपका होगा, वॉल्यूम आप रेगुलेट आप कर पाते हो यूरिन की. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस. और भी बाकी दो क्वेश्चन, बट यू कैन हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस. ये हमारा कुछ टॉपिक करना बाकी है, सो वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, राइट. अच्छा, एक कर दो यहाँ पे. माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ व्हाट? हैंड रेज करके. अगर किडनी काम नहीं कर रही तो क्या ब्लड के अंदर आपका बढ़ जाएगा? मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. ओके, ऑलराइट. सलम, क्या होगा इसका आंसर? Option D. दीक्षा, क्या होगा? Option D. ऑप्शन डी. पुनीत, क्या होगा इसका आंसर? पुनीत नाउ नॉट सेइंग एनीथिंग. पुनीत क्या कर रहे हो बेटा आप? बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? सर बी. ऑलराइट, ओके. सर सी. कौन है ये? कौन है? अभिषेक? नहीं सर, मैं पुनीत है सर. पुनीत है. पुनीत, एक्सप्लेन कर दो क्यू सी. अरे पुनीत, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना. एक्सप्लेन के बगैर तो वैलिड नहीं होता आंसर. सब लोगों को लगा कि गूगल में से देख लिया. सर अगर किडनी यूरिया अच्छी तरह सिक्रीट नहीं कर पाई तो वो ज्यादा. पुनीत ये बताओ, अब ऐसे बताओगे तो क्या 9th स्टैंडर्ड के लड़के को समझ आएगा क्या? हमें ऐसे बताना है कि 9th के बच्चे को भी समझ आए. बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी यूरिया ही. और एक्सप्लेन करिए मोनिका अच्छे से. सर बिकॉज किडनी में मतलब फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से यूरिया, तो इसमें मतलब इकट्ठा हो जाएगा ना यूरिया मतलब किडनी में, तो अगर माल फंक्शनिंग हो जाएगी किडनी की तो मतलब अच्छी तरह से. बिल्कुल सही. अगर किडनी की माल फंक्शनिंग है आपकी यहाँ पे, अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही, तो आपका यूरिया वहां तक मतलब वहां पे फिल्टर हो ही नहीं पाएगा. यूरिया विल बी ऑलवेज देयर इन द ब्लड. किडनी अगर आपकी काम नहीं कर रही तो आपका यूरिया तो आपका ब्लड के अंदर हमेशा हमें आपको मिलेगा, राइट. एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ हाई एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड एंड दैट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आपके ब्लड में बहुत टाइम के लिए ज्यादा रहेंगे नहीं. दे कैन बी यूज्ड ऑल द टाइम, राइट. उनको यूज किया जा सकता है. बट यूरिया आपको एक्युमुलेट होते हुए मिलेगा ब्लड के अंदर, एंड दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि आपकी किडनी आपकी काम नहीं कर रही. ग्लूकोज तो वैसे भी आपको ब्लड में मिलता ही है, दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न. बट अगर आपको यूरिया मिल रहा है ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में, हद से ज्यादा अमाउंट में, देन दैट मींस देयर इज अ किडनी माल फंक्शनिंग हैपनिंग ओवर देयर, राइट. बहुत बढ़िया, वेरी गुड मोनिका. सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. तो ये सब चीज हमने यहाँ पे देखी है, तो इसको आपको सबको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर, ठीक है. सो या दैट्स इट. ये 2-3 टॉपिक हमने यहाँ पे किए थे. एंड या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस नाउ. फटाफट अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हो. तो जैसे आपने बताया सर कि फैट से सर कीटोन्स